चलो स्टार्ट किया जाए क्लास को। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे और न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने पॉलीगन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, मतलब त्रिभुज के प्रकार का और चतुर्भुज के प्रकार का न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ लिया था। और साथ ही साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर किसी भी प्रकार का सरफेस हो और उस पर एक समान रूप से चार्ज अगर वितरित किया गया है और उसके सेंटर पर आवेश पूछा जाए, मतलब बल पूछा जाए, तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 बता देते थे। ऐसे तो होता, ठीक है। अगर हर वर्टेक्स पर एक जैसा आवेश हो और बराबर आवेश हो तो हम इसका आंसर 0 दे देते हैं, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। इसके बाद में एक जो अन्य प्रकार का क्वेश्चन होता है वो हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वैध क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को आज ये देखना है, एक प्रकार का क्वेश्चन आता है जो न्यूमेरिकल आता है इस पर बेस कि दो आवेश हैं, मान लिया एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू है, और दोनों आवेशों के बीच प्लस क्यू ना रख करके हम बराबर आवेश रखेंगे तो फायदा क्या, थोड़ा कम ज़्यादा कर देते हैं 5Q, ठीक है, या 4Q कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा समझने में फिर, ठीक है। ये 4Q कर दिया प्लस 4Q एंड Q, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि एक तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन पर कहां पर रखें कि वह आवेश संतुलन की अवस्था में रहे, अर्थात उस आवेश पर परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल शून्य होने का मतलब है कि आवेश संतुलन की अवस्था में रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि कोई ये निकाय है, इस पर एक बल इधर की ओर लगे और एक बल इधर की ओर लगे, जितना बल इधर लग रहा है मान लिया 4 न्यूटन और 4 न्यूटन ही बल इधर लग रहा है, तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जितना इधर खिंचाव होगा उतना इधर खिंचाव होगा, इसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। बल्कि इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों बल क्या कर रहे हैं, कोई इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला बल इस वाले बल को निरस्त कर देता है, या फिर हम कहें ये वाला बल इस वाले बल को निरस्त कर दे रहा है, यही तो होता है। तो ऐसी स्थिति में दो बल लगे हैं लेकिन ये अपनी संतुलन की अवस्था में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था का मतलब है कि अगर हम किसी आवेश को कहीं पर रखें तो ना तो ये आकर्षित कर पाए उसे, ना तो ये आकर्षित कर पाए, ना ये प्रतिकर्षित कर पाए, ना ये प्रतिकर्षित कर पाए। ऐसी जगह कहां पर है, कहां पर हम किसी आवेश को रखें कि जिससे वह आवेश संतुलन की अवस्था में रहे, ठीक है। ये हम लोगों को देखना है कि आवेश संतुलन की अवस्था में रहना है, ठीक है। तो अब हम कोई तीसरा आवेश रखेंगे, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली किसी रेखा पर कहां पर रखें कि वो आवेश संतुलन में रहे, कि जहां पर रख दें वहां पर रखा रहे, ना तो इसकी ओर जाए ना तो इसकी ओर जाए, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है 4Q, ये है केवल Q, तो इसका बल ज्यादा रहेगा इसकी अपेक्षा। अगर हम बराबर बल लगा रहे हैं तो संतुलन की अवस्था में रहेगा, अगर कम ज्यादा बल हो गया तो संतुलन की अवस्था तो नहीं रह सकती, ठीक है। जिधर ज्यादा बल मिलेगा उधर चल देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस आवेश के बल को हमें इस आवेश के बल के बराबर करना है। अच्छा, बल बराबर कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बल जो है आवेश पर तो डिपेंड ही करता है। अगर आवेश ज्यादा होगा तो बल तो ज्यादा होगा ही, अगर ये आवेश ज्यादा है तो इसके द्वारा लगाया गया बल इससे ज्यादा होगा ही, सिंपल सी बात है। तो बराबर कैसे हो सकता है? तो हमें ये पता है, कूलाम ने ये भी बताया था कि बल केवल आवेश पर नहीं डिपेंड करता है बल्कि उसकी दूरी पर भी तो डिपेंड करता है। अगर ज्यादा दूर रखोगे किसी आवेश को किसी अन्य आवेश से तो उस पर लगने वाला बल कम हो जाएगा, और नजदीक रखोगे तो पास हो जाएगा। मान लिया कि अगर हम इस आवेश किसी अन्य आवेश को, मान लिया Q को हमने यहां पर रख दिया, जब हम यहां पर रखेंगे इसके बीचों बीच में रख दिया मान लिया, तो इसके द्वारा लगाया गया बल इसके द्वारा लगाए गए बल से 4 गुना अधिक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे दूरी बढ़ा दें, यहां पर कर दें, यहां पर कर दें, तो अब इसके द्वारा बल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा इसके द्वारा लगाए गए बल से, क्योंकि ये दूर पड़ रहा है ना, तो अब बल घट जाएगा। कहीं ना कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसके द्वारा लगाया गया बल इसके द्वारा लगाया गया बल बराबर हो जाएगा, ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो आवेश बीच में ही रखा जाए, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कब बाहर होगा और कब बीच में होगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर हम इस साइड में बाहर की बात करें या फिर इस साइड में बाहर की बात करें कि मान लिया मैंने कोई तीसरा आवेश यहाँ पर रखा है, और क्या यहाँ पर आवेश संतुलन की अवस्था में रह सकता है, क्या इस पर परिणामी बल शून्य हो सकता है यहाँ पर? तो अब हम देखने का प्रयास करें। परिणामी बल शून्य होने के लिए ज़रूरत क्या है? परिणामी बल शून्य होने के लिए ज़रूरत है कि इस आवेश द्वारा लगाया गया बल और इस आवेश द्वारा लगाया गया बल बराबर हो और साथ ही साथ में विपरीत दिशा में हो। जब बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे तभी तो शून्य होगा। समझ पा रहे हैं? अगर बराबर हो केवल और एक ही दिशा में हो तो शून्य हो नहीं सकता। तो मतलब शून्य तभी होगा बल जब बराबर हो और विपरीत दिशा में हो। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर इसके द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पर मान लिया प्लस क्यू का आवेश है या फिर माइनस क्यू का आवेश है, कोई एक आवेश ले लें। प्लस क्यू का आवेश ले लिया तो इसके द्वारा यहाँ पर लगाया गया बल की दिशा क्या होगी? ये होगी, रिपेल करेगा। और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी इसको रिपेल करेगा। दोनों आवेश एक ही दिशा में है तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है? जब एक ही दिशा में है तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। विपरीत दिशा में है तभी तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब है ये स्थिति तो हो ही नहीं सकती कभी। यहाँ पर या बाहर कहीं भी हम रखेंगे आवेशों को, किसी भी आवेश को, तो वहाँ पर परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता। इधर साइड में भी वही कंडीशन आएगी। इसके द्वारा लगाया गया बल भी इसी दिशा में, इसके द्वारा लगाया गया बल भी इसी दिशा में, तो यहाँ पर भी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है शून्य हो कहाँ पर सकता है? इनके बीच में ही हो सकता है। बीच में क्यों हो सकता है? क्योंकि बीच में कहीं भी हम अगर रखें आवेश को तो इसके द्वारा लगाया गया बल ये इसको रिपेल करेगा तो इस दिशा में होगा, इसके द्वारा लगाया गया बल ये इसको रिपेल करेगा, इस दिशा में होगा। दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे, यहाँ पर शून्य हो सकता है, लेकिन शून्य तभी होगा जब बराबर होगा। तो बराबर कहाँ पर होगा? तो बीचों बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि ये बराबर आवेश तो है नहीं। बराबर आवेश होते तो बीचों बीच में हो जाता, सिंपल बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये कम ज़्यादा आवेश जब भी होंगे तो शून्य हमेशा और हमेशा संतुलन की अवस्था छोटे वाले आवेश के करीब में होगी। ठीक है, संतुलन की अवस्था कहाँ पर मिलेगी? हमेशा छोटे वाले आवेश के करीब मिलेगी, क्योंकि इस वाले आवेश द्वारा जो बल लगेगा वो तभी इसकी बराबरी कर सकता है जब ये आवेश उसके नजदीक होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अब हमें ये पता चला कि यहाँ पर अगर एक ही जैसे आवेश हैं, प्लस प्लस है या फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो, दोनों माइनस हो, तब हमेशा संतुलन की अवस्था हमें इन दोनों के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखें, जब भी दोनों आवेश एक जैसे होंगे तो संतुलन की स्थिति कहां पर मिलेगी? दोनों आवेशों के बीच में मिलेगी। अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, इस सिचुएशन में संतुलन की स्थिति यहां पर नहीं मिलने वाली। बीच में कहीं भी रख लो भाई तो संतुलन की अवस्था नहीं मिलेगी। मान लिया यहां पर मैंने आवेश रखा, अब यहां ये इसकी ओर लगाएगा और ये माइनस है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इसको, तो फिर ये भी अपनी ओर खींचेगा। अब दोनों बीच में एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो यहाँ पर जीरो होने की कोई संभावना नहीं। बाहर की ओर देखें, अगर यहाँ पर क्या स्थिति होगी तो माइनस वाला क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। प्लस वाला क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा। यहाँ पर जीरो होने की संभावना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस वाला इसको बाहर करेगा, माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर जीरो होने की संभावना है। लेकिन अब दोनों जगह पर जीरो हो भी नहीं सकता, होगा किसी एक ही जगह पर। ये वाला सही है हमारा कि ये वाला सही है, ये अब समझ ले जरा। सिंपल सी बात है भाई, ये माइनस का 4 कूलाम आवेश, माइनस 4 कूलाम आवेश, तो ये यहाँ पर बहुत अधिक बल लगा रहा होगा, और ये एक तो कम है आवेश, दूसरी बात ये ज़्यादा दूरी पर है, तो इसका आवेश तो इसके द्वारा लगा गया बल जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसके द्वारा लगाया गया बल बहुत अधिक होगा इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है कि ये पहली बात तो आवेश कम है, आवेश कम होगा तो बल कम होगा, और दूरी ज्यादा हो गई तो और बल कम हो जाएगा।
तो इसका मतलब है इसके द्वारा लगाया गया बल बहुत अधिक होगा इसके द्वारा लगाए गए बल से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कभी भी यहाँ पर शून्य नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले तरफ की बात करें तो यहाँ पर कुछ बल लगाया जाएगा, यहाँ पर कुछ बल लगाया जाएगा, यहाँ पर कुछ बल निकला और ये आवेश तो ज़्यादा है लेकिन दूरी उससे ज़्यादा हो गई। दूरी ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं इधर साइड में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पर जितना इसके द्वारा बल लगेगा उतना ही इसके द्वारा बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बल शून्य हो सकता है इस साइड में, लेकिन बाहर, इन दोनों के बीच में नहीं, आउटसाइड में। ठीक है, तो जब भी विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, ठीक है, तो परिणामी बल शून्य कहाँ प्राप्त होगा, बाहर या बीच में, तो बाहर हमेशा। ठीक है, और कहाँ बाहर, छोटे वाले के करीब में, बड़े वाले के करीब नहीं, छोटे वाले की तरफ बाहर कहीं पर प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, परिणामी बल शून्य बीच में होगा दोनों के, और कहाँ पर, छोटे वाले के करीब। तो याद रखिए परिणामी बल हमेशा छोटे वाले के करीब ही होगा। वो दोनों सेम आवेश होंगे तब भी इसके पास में परिणामी बल शून्य होगा जाके, अगर कम ज़्यादा है तो छोटे वाले के करीब में लेकिन भीतर साइड में, अगर प्लस माइनस के हैं तो छोटे वाले के करीब में लेकिन बाहर साइड में। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझे। अब हम लोग इस पर एक बेस न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लिया यही है हमारा न्यूमेरिकल कि एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा भी अभी हम प्लस लेकर के चल रहे हैं, चलो ठीक है, और दोनों के बीच का जो दूरी है क्या मान लें हम लोग, आर मानते हैं तो आर मान लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी आर है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी आर है। एक किसी आवेश को रखना है हमें, जो आवेश है क्यू, इस क्यू आवेश को रखना है, और कहाँ रखना है, कहीं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर रखना है जहां पर यह संतुलन की अवस्था में रहे या फिर इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो हम कहां पर रखेंगे, तो हमें ये पता चल गया ये छोटे वाले करीब होगा और बीच में होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे साइन है तो बीच में होगा और हमेशा छोटे वाले करीब होता है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आवेश रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कितनी दूरी पर रखा जाएगा क्यू से, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने x दूरी पर रखा। अगर ये x दूरी पर रखा है तो इधर वाली दूरी कितनी बच गई, r टोटल थी, टोटल से x घटा दो, r माइनस x बच गई। ठीक, अब हमें पता है कि ये हमने एक ऐसा पॉइंट सोच करके रखा है कि यहाँ पर परिणामी बल शून्य होना है। अगर परिणामी बल शून्य होना है तब, अगर परिणामी बल शून्य होना है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल बराबर हो, तभी तो शून्य होगा। तो अब हम इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल को बराबर रखते हैं इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू पर लगाया गया बल। देखो कितना हम लोग अजीब टाइप में लिख रहे हैं, हिंदी ज़्यादा लिखना फिर बेकार है नहीं। इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको हम 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, F क्यू पर लगने वाला बल 1 के द्वारा। ठीक, और बराबर किसके रखेंगे हम, क्यू पर लगने वाला बल 2 के। ठीक, दोनों को बराबर रखेंगे तभी तो परिणामी शून्य होगा। अब FQ1 का फार्मूला, बल निकालने का सूत्र, कोई भी दो आवेश हो उनके बीच में कुछ दूरी हो तो कितना फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है हमारे पास बल निकालने का, KQ1 Q2 अपॉन R², कूलाम का नियम है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन R², तो लिखते हैं KQ1, Q1 का मतलब Q हो गया, Q2 का मतलब Q अपॉन R² मतलब दूरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर x² होगा, बराबर में Q2 क्या हो जाएगा, तो फार्मूला वही Q का मतलब 4Q, Q अपान दूरी कितनी है, R माइनस x का होल स्क्वायर। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। अब भाई काट लो, K से K खत्म, Q से Q खत्म,
ये वाले क्यू से क्यू खत्म, क्या बचेगा, इसको जरा इधर लेके आओ, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लिया अपान में एक्स स्क्वायर कर लिया बराबर में 4। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, पूरे का होल स्क्वायर बराबर में क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या हम रूट खत्म कर दें, मतलब स्क्वायर खत्म कर दें, या फिर इसको हम 4 रखें तो हम कहते हैं भाई स्क्वायर उधर कर दो, रूट में जाएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा ना। तो हम कह सकते हैं आर माइनस एक्स अपान एक्स बराबर में क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2। अब हम एक बार प्लस का 2 लेंगे, एक बार माइनस का 2 लेंगे, एक्चुअल में माइनस वाला 2 हमें रॉन्ग आंसर देगा, लेकिन अभी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, केवल हम 2 ही निकाला करेंगे, ठीक है। ऐसे अब देखें यहाँ पर हम 2 भागों में बांटेंगे इसे, आर माइनस एक्स अपान एक्स बराबर में प्लस का 2 लिया एक बार, ठीक है, और एक बार आर माइनस एक्स अपान एक्स बराबर में माइनस का 2 लेंगे। इसको जरा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, आर माइनस एक्स बराबर में 2x, 2 उधर जाएगा, 2x, x उधर जाएगा, 2x से एक x जुड़ेगा, 3x बराबर में r, या फिर x बराबर r/3। मतलब कहने का ये है कि अगर r 30 सेंटीमीटर होता, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होती, तो यहाँ से इस ये वाला जो बिंदु होता है कितना, r/3 मतलब 30/3 10 सेंटीमीटर पर होता है। सिंपल बात है, वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी होगी, हम लोग तो ऑर्डिनरी वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर हल करें तो r माइनस एक्स बराबर में माइनस 2x ना, अब ये x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, घटेगा, तो क्या बचेगा, माइनस का x बराबर में r, यही होगा ना। तो x बराबर में माइनस r, माइनस r का मतलब क्या है कि यहाँ से इस दिशा में जाते हैं तो प्लस, इस दिशा में जाते हैं तो माइनस, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, माइनस r दे रहा है, इसका मतलब इधर साइड में ये बता रहा है, और इधर साइड में कभी हो ही नहीं सकता शून्य, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी अमान्य होगी, एक्चुअल में आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ये बात को। अगर हम यहीं पर चिन्हों को बदल दें, माइनस माइनस कर दें, तब भी सेम आने वाला है, ठीक है, तब भी सेम आने वाला है। लेकिन अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का, इन दिस सिचुएशन, तब क्या होगा। अच्छा, अभी अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो भाई, आगे याद रखने के लिए मिटा दें। चलो अब देखते हैं आगे। अभी मैंने बताया एक प्लस वाला एक माइनस वाला देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लिया दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक आवेश है Q प्लस Q, दूसरा आवेश है आपकी 9Q ले लिया, ठीक है, 9Q ले लिया, और ये माइनस का है, ठीक, ऐसा। दूरी इनके बीच की कुछ भी है, a मान लो, x मान लो, r मान लो, जो भी मानना है आपको मान लो, ठीक। दोनों के बीच की दूरी a है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में या फिर इनको जोड़ने वाली रेखा पर कहीं भी एक ऐसा आवेश Q रखना है कि वह आवेश संतुलन की अवस्था में रहे, ठीक है। तो अब कहाँ पर रखेंगे ये समझना है। तो सिंपल बात है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो अब की बार आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा तो किस साइड होगा, छोटे वाले की साइड होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इधर साइड में बिंदु होगा जहां पर हम Q आवेश को रखेंगे, रख देते हैं। कितनी दूरी पर रखा, तो मान लिया कि हमने इसको x दूरी पर रखा, तो Q से इस Q की दूरी हो गई x, इस वाले Q से इसकी दूरी कितनी, a तो थी, a में x जुड़ गई, a प्लस एक्स लिख लो या a, ठीक है, बात क्लियर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो इसके द्वारा लगाया गया बल इसके द्वारा लगाए गए बल के बराबर होना है, ठीक है। अगर इस आवेश को 1 मान लिया, इस आवेश को 2 मान लिया, इस आवेश को 3 मान लें या Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि F3 ड्यू टू A बराबर होगा F3 ड्यू टू 2, मतलब 3 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल और 3 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तभी ये होगा। तो अब इसका फॉर्मूला बताइए, बल का फॉर्मूला K/Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो K/Q1 Q Q2 Q अपान R स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बराबर में के क्यू, मैंने क्या बोला था, माइनस लिखना नहीं है, कभी नहीं लिखना, ठीक। के 9Q इंटू में Q अपान दूरी है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, काटा काटा काटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा भाई बताओ, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान में एक्स के ऊपर आएगा ना, बराबर में 9, ठीक। वही सिस्टम होगा, a प्लस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 9, 3 आएगा, माइनस वाला 3 ना लें, ठीक। हाँ, तो ये बनेगा a प्लस एक्स अपान एक्स बराबर में 3, तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स बराबर में 3x, या फिर हम कह दें यहाँ पर 2x बराबर में a, या फिर x बराबर में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। समझ गए ना ये बात को, अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। अब हम लोग आगे चल करके बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की ओर, समझते हैं आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब हम ये समझेंगे तो हमें कूलाम का नियम पता चलेगा, आखिर ये कूलाम का नियम क्यों बनाना पड़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया गया, अब समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया कोई चार्ज है, कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब इस चार्ज के पास में कोई दूसरा छोटा सा नन्हा सा चार्ज लाया जाता है, Q0 यहाँ पर लिखा है, इसको हम लोग परीक्षण आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, ठीक। इंग्लिश में बोलें तो टेस्ट चार्ज, ठीक। मतलब ये इतना छोटा आवेश है कि जो ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये बल नहीं लगाएगा किसी पर, मतलब इसको कहीं दूसरे आवेश के पास में ले जाएंगे तो ये उस आवेश पर बल नहीं लगाएगा, लेकिन इस पर बल लगेगा दूसरे आवेश के बाद। ये बहुत ही छोटा आवेश है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख दें लिमिट Q0 इंस्टेंट टू 0 है, मतलब Q0 जो है लगभग 0 के करीब है, नगण्य है, आवेश बहुत ही छोटा है ये, ठीक। तो हम लोग याद रखें कि जो परीक्षण आवेश होता है ये एक ऐसे हम लोग इमेजिनरी आवेश मान लेते हैं, एक्चुअल में इसका कोई अस्तित्व होता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग मानने के लिए मान लेते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पूरी फिजिक्स ज़्यादातर इमेजिनेशन पर डिपेंड है। इमेजिन करना आप सीख गए तो फिजिक्स समझ में आएगी, मज़ा आएगा फिजिक्स में। अगर इमेजिन नहीं कर पाए तो फिर फिजिक्स बोरिंग भी लगेगी। बोरिंग नहीं लगना है, इमेजिनेशन पावर को अपने बढ़ाना है, ठीक। और ज़्यादातर फिजिक्स इमेजिनेशन पर ही डिपेंड है। इसमें जो जितनी सच्चाई है उससे ज़्यादा इसमें कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। कल्पनाएं मान करके बहुत कुछ इसको समझने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, Q0 जो है क्या है, एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, बहुत ही छोटा आवेश ये होता है। ये किसी भी अन्य आवेश पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये परीक्षण आवेश जब धीरे धीरे इधर लाया जाता है, ठीक, धीरे धीरे इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो जैसे ही किसी एक बिंदु पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, इस पर एक बल का अनुभव होने लगता है। ये एक बल का अनुभव करता है, इसे लगेगा कि हम पर कोई बल लगा रहा है, या तो वो उसको अपनी ओर खींच रहा होगा या उसको बाहर की ओर धक्का दे रहा होगा। कौन लगा रहा होगा ये बल, ये वाला। जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे तो ये बल लगाना स्टार्ट कर देगा, दूर जाएंगे तो बल कम होता चला जाएगा और एक स्थिति में बल 0 हो जाएगा, नहीं लगाएगा। एग्जाम्पल से अगर समझें हम चुंबक से, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। एक चुंबक रखा है, ठीक, और एक दूसरा चुंबक छोटा सा, ठीक। इस चुंबक को मैंने इतनी दूरी पर रख दिया,
तो क्या ये चुंबक इस चुंबक को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? अभी नहीं करेगा। धीरे धीरे इसको हम पास में लाते जाएं और यहाँ पर रखें तो हो सकता है ये चुंबक अपनी ओर इसको आकर्षित कर ले, या तो फिर प्रतिकर्षित करना स्टार्ट करेगा अगर उल्टा दिखा होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है, ये प्रैक्टिकल तुम लोगों ने देखा भी होगा कि ज़्यादा दूरी पर अगर रखोगे तो उस पर बल नहीं लगेगा, थोड़ा पास ले गए बल लगना स्टार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है इस चुंबक ने अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया बना लिया है, एक ऐसा इलाका बनाया है जिसके भीतर कोई दूसरा चुंबक आएगा तो बल लगना स्टार्ट हो जाएगा इस पर, इसके बाहर रहेगा तो बल नहीं लग रहा है, ये सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार आवेश भी क्या करता है, आवेश भी अपने चारों ओर एक इलाका बनाता है और कहता है कि अगर भाई तुम हमारे इलाके में आए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, या तो खींच लेंगे या बाहर कर देंगे। मतलब या तो हमसे दोस्ती करो या हमसे दूर जाओ, या तो बाहर चला जाएगा। समझ रहे ना? मतलब जैसे ही इसके इलाके में कोई दूसरा आवेश आया उस पर लगना स्टार्ट हो गया एक बल, या तो ये आकर्षित करेगा। आकर्षित कब करेगा? जब ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, आकर्षित कर लिया। अगर ये प्लस का हुआ तो ये प्रतिकर्षित कर देगा, बाहर कर देगा। समझ रहे ना? तो आवेश के चारों ओर एक इलाका बन जाता है। अब ये नहीं कि इधर ही साइड में, इधर साइड में भी तो है, यहाँ भी आएगा तब भी प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा, यहाँ भी आएगा तब भी वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो कुछ दूरी तक ये आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस दूरी तक ये, जिस क्षेत्र में ये अपना प्रभाव दिखाता है उसी को हम, या उसी क्षेत्र को हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र है क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ये अपना प्रभाव दिखाता है। कहानी खत्म है, कोई दिक्कत? या फिर हम ऐसे बोले, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जब कोई दूसरा अन्य आवेश आता है, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या फिर आवेश समुदाय कह सकते हैं। 3-4 आवेश यहाँ पर इकट्ठे किसी भी बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, मान लिया Q1 Q2 Q3, ठीक है, तो ये सारे मिलकर के अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो किसी आवेश या फिर आवेश समुदाय बोल सकते हैं। ठीक है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह इलाका या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग लिख लेंगे और इसके बाद में हम लोग इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो लिख लेते हैं, हेडिंग लगाइए, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखें, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र ठीक जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जब प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, या हम वैद्युत बल कह सकते हैं, वैद्युत बल का अनुभव होता है। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग ये देखें
कि वैद्युत क्षेत्र तो चलो समझ लिया मैंने कि वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र कौन बनाता है? आवेश बनाता है। कोई आवेश है, इसने अपने चारों ओर मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र बनाया। वैद्युत क्षेत्र बनाया तो इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र के भीतर कोई अगर दूसरा आवेश आएगा तो इस आवेश पर बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पर जो बल लगेगा उसके बाद में अगर हम इस आवेश को यहाँ तक ले आएँ, यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ तक ले आएँ, यहाँ पर जो बल लगेगा, क्या हर जगह पर लगने वाला बल समान होगा? यहाँ पर लगने वाला बल, यहाँ पर लगने वाला बल, यहाँ पर लगने वाला बल, हर जगह पर तो बल समान नहीं होगा। इसका मतलब कहाँ पर अच्छा ज़्यादा कहाँ पर होगा? ए बी सी, कहाँ पे? ए पर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पर उससे कम हो गया और धीरे धीरे कम हो गया। तो इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव हर जगह पर समान नहीं होता है। एक बात यहाँ से निकल के आएगी कि वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव हर जगह पर समान नहीं होता है। तो प्रभाव कहाँ पर कितना अधिक होता है, इस बात को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? यहाँ पर अधिक है तीव्रता, यहाँ पर उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है, ये मानेंगे हम लोग। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसकी परिभाषा हम लोग कैसे निकालेंगे, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम अगर अंकों में व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह पर अलग अलग होती है, इसके लिए क्या फार्मूला होगा ये हम लोग निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग व्यक्त किससे करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग इसको व्यक्त करेंगे ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इसलिए इसे हम ई से व्यक्त करते हैं, और ये एक सदिश राशि है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है कि किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। अभी हम लोग देखेंगे दिशा किधर होती है, लेकिन ये याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग व्यक्त करेंगे ई से। नॉर्मली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सब लोग ज़्यादातर ऐसे बोल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र ही उसको बोल देते हैं। कहीं पर दिया होता है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन पर कूलाम है, तो 5 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, ना कि वैद्युत क्षेत्र। लेकिन नॉर्मली बहुत लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन पर कूलाम है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर हम बोलें तो इसका मतलब अब आगे हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही होगा, ठीक है। अगर हम कहीं पर वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं तो इसका अर्थ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज़्यादातर हम लोग बोलेंगे, याद रहा। अगर कभी कभी निकल जाए तो दूसरी बात है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग व्यक्त करेंगे कैपिटल ई से, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि है। ये हम निकालते कैसे हैं, तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता आपको निकालनी है किसी भी बिंदु पर, मान लिया ये आवेश और इसने बनाया वैद्युत क्षेत्र और इसके भीतर है कोई परीक्षण आवेश, ठीक। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अगर, या फिर इस बिंदु पर ज्ञात करें कहीं भाई। तो मान लिया हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, भाई इसके इलाके में आए तो बल तो लगा होगा, कितना बल लग रहा है वो निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे, बल कितना लग रहा है, और बल निकाल करके रख लेंगे, ठीक। बल निकालने के बाद में इस आवेश से उस बल को भाग कर देंगे। भाग करने पर जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। अभी समझने में कोई दिक्कत नहीं, भाषा अभी हम बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे कैसे,
जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने वाले हैं उस बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश लिया, मान लिया कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है, तो इस पर कितना बल लगेगा वो बल निकाल लिया हमने, और बल निकालने के बाद में उस बल को उस आवेश से भाग कर दिया, तो जो भी निकल करके क्वांटिटी आएगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो अब इसकी हम परिभाषा बनाते हैं इस सूत्र से, इस सूत्र दिमाग में रखेंगे, परिभाषा हम लोग बना लेंगे। F क्या है? बल है, किस पर लग रहा है? परीक्षण आवेश पर। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, लेकिन वो परीक्षण आवेश स्थित कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वैद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो बल लगेगा नहीं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर होगा तभी बल लगेगा। ठीक है, तो हम F को क्या बोलेंगे? F को बोलेंगे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लेकिन वो परीक्षण आवेश कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हम ऐसे इसे बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। समझ रहे ना? F क्या है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। और Q नॉट क्या है? ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। ओके, इन दोनों के अनुपात को, बटे को हम लोग फिजिक्स में ज्यादातर अनुपात को लिखेंगे, बटे को हम लोग क्या लिखते हैं? अनुपात। ठीक है, तो इसको हम लोग अनुपात बोल देंगे, इसके अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा बनाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, F की बात की, तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं। परिभाषा खत्म? कोई दिक्कत है? ठीक, ये याद रखेंगे परिभाषा दिमाग में। F क्या था? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल था, लेकिन परीक्षण आवेश था वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं। और मात्रक की जब बात करेंगे तो F का मात्रक बता दो भाई, न्यूटन। Q का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, लिखिएगा, हेडिंग लगाइए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें लिखते हैं, बोल दूं या लिख दूं? बोल दें? ठीक है, बोल देते हैं, लिख लीजिए। लिखिए, ये अभी ये हेडिंग लिख करके उसके बाद में लिखना स्टार्ट करिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यही लिखना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश, बल मतलब F हो गया, तथा उस परीक्षण आवेश मतलब Q नॉट के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं, कैपिटल E, या वेक्टर E लिख लो, सदिश राशि। इसे वेक्टर E से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। भाई ये सब वैज्ञानिकों के नाम ही हैं। न्यूटन वे वैज्ञानिक थे, कूलम वे वैज्ञानिक। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। एक और इसका मात्रक होता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में उसको कंफर्म कर पाएंगे कि आखिर ये मात्रक क्यों है। ठीक है, अभी के लिए लिख लेते हैं न्यूटन प्रति कूलम। एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर।
वोल्ट प्रति मीटर, ये भी प्रचलित है, ठीक है, होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक, यह एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा जरूर होगी, दिशा जरूर होगी। दिशा किधर होती है ये हम लोग देख लें 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट में समझ जाएंगे। याद रखिए, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करें तो पॉजिटिव अगर चार्ज है, प्लस का अगर आवेश है, तो इसके द्वारा जो दिशा होगी, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा हमेशा आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, ठीक। और जैसे ये बाहर की ओर का मतलब ये इस तरह से, यहाँ पर अगर दिशा पूछें तो इस तरह से, यहाँ पर दिशा इस तरह से, उससे हमेशा दूर की ओर। यहाँ पर दिशा पूछे तो ये, यहाँ पर दिशा पूछे तो ये, यहाँ पर पूछे तो इस तरह से, ठीक है। अब यहीं पर अगर निगेटिव आवेश होगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज, इसके द्वारा हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछें तो इनवर्ड होगी, भीतर की ओर, ठीक, भीतर की ओर होगी, इनवर्ड लिख दें, ठीक, क्लियर। तो दिशा समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट भी कर लो नीचे, उसी में लिखो, धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न, नीचे उसी जो लिख रहे थे उसी नीचे लिख लो, नई लाइन से नोट डाल लो, कुछ भी डाल लो, अपने हिसाब से लिख लो, स्टार बना के लिख लो, कुछ भी लिखिएगा। धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, त्रिज्यतः बाहर की ओर लिख लेता है, चलो ठीक है, जैसे लिख लिया, समझ में आना चाहिए, बाहर की ओर, तथा ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होती है, ठीक, भीतर की ओर होती है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करें, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और इसी के आगे के बारे में और हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक। गुड बाय, इन लोगों से बोल रहा हूँ, गुड बाय।